हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो मैं क्विकली आपको जितने भी टॉपिक है उसका समरी आज समझाने की कोशिश करूँगा और प्री और मेंस के लिहाज से कौन से पॉइंट पे आपको ध्यान देना ज़रूरी रहेगा वो बतलाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ एक अनाउंसमेंट है। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और दोनों ही कोर्स में हम आपको मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। जो भी क्लासेस की जाएंगी वो एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी। क्लासेस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी ऑफलाइन के स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 6002417488। चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। तो इसमें बाकी फ़ी स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है और ये फ़ी स्ट्रक्चर अभी के लिए एप्लीकेबल है, बाद में ये चेंज हो सकता है। तो आपको अगर लगता है कि इससे जो भी कोर्सेज़ आपको परचेज़ करना है आप उस हिसाब से इस नंबर पे कांटेक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल बात करता है हिस्ट्री एज बैटलफील्ड। तो इसमें ये जो आर्टिकल है काफ़ी एक बढ़िया आपको इंसाइट प्रोवाइड कर रहा है कि हिस्ट्री को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया है समय समय पे, और हिस्ट्री को कैसे बैटलफील्ड में या फिर बैटल के लिए या फिर सोसाइटी में जो हार्मोनी है उसको तोड़ने में, सोसाइटी को आपका जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी है उसको कैसे डिवाइड करने में हिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें आप कुछ यूनिक एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। फॉर एग्जांपल, जो नाज़ी जर्मनी रजीम था अंडर हिटलर इन जर्मनी, जो आपके इंटर वार पीरियड में आया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। तो जो नाज़ी जर्मनी का रूल था अंडर हिटलर, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आर्यन जो रेशियल सुपीरियरिटी का एक मिथ लाया गया था, जिसमें प्योरिटी रेशियल प्योरिटी के तहत आपका जो जीव पॉपुलेशन थी जर्मनी में उनके ऊपर हॉलोकास्ट किया गया था, या फिर आप कह सकते हैं जिनोसाइड हुआ था। तो ये क्या था, आपका सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री था, या फिर हिस्ट्री को बायस्ड तरीके से या मैनिपुलेटिव तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया था, जिसके तहत क्या है, जर्मनी को आपका जर्मनी में जो हिटलर था उसने लोगों का जो सपोर्ट है उसको मोबिलाइज किया था। फिर आप जो यूरोप में डिफरेंट शॉर्ट ऑफ आप रिलीजियस वार देखते हैं, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो आपके जो कैथोलिक थे, जो प्रोटेस्टेंट थे, उनके बीच में कैसे एक रिलीजियस डिबेट छिड़ गया था, जो भी हिस्ट्री है उसको लेके। फिर आपका अगर रशिया यूक्रेन का वार अगर देखें तो उसमें भी आप देखेंगे कि रशिया क्या कर रहा है, जो अपना पुराना हिस्ट्री है उसको रिवाइव करना चाहता है कि एक समय पे यूक्रेन आपका रशिया का ही पार्ट था। तो इसमें क्या है, जो देश है या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होल्ड करती है जो पार्टी, वो क्या करती है, हिस्ट्री को अपने हिसाब से अपने सहूलियत के हिसाब से उसका मैनिपुलेशन करती है, ताकि लोगों का जो सपोर्ट है उसको मोबिलाइज करके पावर में रह सके। तो इसमें ओवरऑल ये आर्टिकल इसी के बारे में बात कर रहा है कि हिस्ट्री को क्या करना है, हिस्ट्री की तरह ही देखना है। और हिस्ट्री में हमें सिर्फ जो आपके बुरे इवेंट्स हैं उन्हीं को सिर्फ पिक नहीं करना है, और हिस्ट्री को हमें एक अनबायस्ड न्यूट्रल तरीके से देखना ज़रूरी है। क्योंकि हिस्ट्री में आप देखेंगे, अगर देखेंगे इंडिया के हिस्ट्री में ही अगर देखें मडिएवल पीरियड में, तो उसमें आप जो भी मुग़ल रूलर्स हैं, ऐसे नहीं है कि सारे मुग़ल रूलर्स ही ख़राब थे या फिर एट्रोसिटी करते थे, जैसे औरंगज़ेब जिस तरह से थे। तो औरंगज़ेब का जो नाम है वो बहुत दूर तक क्या है, आपका ख़राब देखा गया है कि मंदिरें तोड़ना, ओके, या फिर ज़्यादा वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स थे,
लेकिन इससे पहले जो आपके और मुग़ल रूलर थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अकबर का नाम आप ले सकते हैं। तो उनके समय पे आप अगर देखें तो मुग़ल पीरियड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अकबर अकबर ने एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी को सपोर्ट किया था, पैट्रोनेज दिया था। तो हमें क्या करना है, उस तरह से हिस्ट्री को देखना है और हिस्ट्री को इस्तेमाल नहीं करना है सोसाइटी का जो हार्मोनी है उसको तोड़ने के लिए या फिर पॉलिटिकल माइलेज के लिए। तो वही चीज़ें इस आर्टिकल में दर्शाई गई हैं। और हिस्ट्री से क्या करना है, हमें सीख लेनी है। हिस्ट्री को आपका मैनिपुलेट नहीं करना है। वही सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। ओके, तो हिस्ट्री का जो इंटरप्रिटेशन है वो आपका अनबायस्ड होना, न्यूट्रल होना ज़रूरी है। ओके, और बाकी हमें क्या करना है, हिस्ट्री में जाके नहीं बसना है। आज के सोसाइटी में हमें नो डाउट हमारा आइडेंटिटी, हमारा पहचान जानने के लिए, हमारा कल्चर जानने के लिए, हमारा हेरिटेज जानने के लिए, हमारा उस समय का सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिस्ट्री में जाके बस जाए और उसको बायस्ड तरीके से री इंटरप्रेट करें, जिससे क्या है सोसाइटी में जो हार्मोनी है वो बिगड़ जाए। तो इससे क्या करना है, हमें बायस्ड नहीं रहना है। ओके, हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह ही देखना है और हर पहलू को ध्यानपूर्वक समझना ज़रूरी है। ओके, तो आप इसमें सिलेक्टिव मेमोरी, अभी अगर पुराना किस्सा देखें तो इनसे आइडेंटिटी बेस्ड वायलेंस जो हुआ था ड्यूरिंग पार्टीशन, ओके, फिर बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन। तो इसमें हिस्ट्री भी क्या है, कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है, क्योंकि हम सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं हिस्ट्री का। फिर नाजी जर्मनी के बारे में कहा गया, रशिया यूक्रेन के बारे में, फिर जो आपका रिलीजियस वार चल रहा था यूरोप में उसके बारे में भी दिखाया गया है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है ये आपके मेंस में जीएस पेपर 1 में इससे क्वेश्चन बन सकता है। जीएस पेपर 2 में भी क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे आपके जो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है वो हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश करती है, री इंटरप्रेट करने की कोशिश करती है। ओके, फिर आपके एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, और बाकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके किस्से हैं या फिर जो इवेंट है वो पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें एक क्वेश्चन भी दिया गया है, डू यू एग्री दैट हिस्ट्री व्हेन वेपनाइज्ड बिकम्स अ टूल ऑफ डिवीजन रादर देन रिफ्लेक्शन, इलास्ट्रेट विथ एग्जांपल्स। तो इसमें कहा गया है कि हिस्ट्री को अगर वेपनाइज कर दिया गया तो उससे क्या होगा, सोसाइटी में ये एक टूल की तरह काम करेगा फॉर डिवीजन रादर देन रिफ्लेक्शन। तो सोसाइटी क्या है, एक रिफ्लेक्शन टूल है। हम अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्या था उस समय, क्या नहीं था, रिलेशंस कैसी थी। ओके, और उसे हम बस समझ बनाते हैं, उसे हमें क्या नहीं करना है, डिवीज़न नहीं फर्दर पैदा करना है। तो जो भी पार्टीशन के बारे में, नाजी जर्मनी के बारे में कहा गया, वो सभी चीज़ें फिर से इसमें दी गई है। मुग़ल रूलर्स के बारे में भी कहा गया, ओके, वेलिफिकेशन ऑफ मुग़ल रूलर्स। तो हर मुग़ल रूलर को अगर हम गाली देने लगे तो उससे क्या है, हम अपने हिस्ट्री को, अपने जो हेरिटेज है उसको भी एक गाली देने के जैसा ही हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट जो मुग़ल रूलर थे उन्होंने अच्छा काम भी किया है। ओके, सोसाइटी को आपके सॉलिडिफाई करने में भी मदद किया है। ओके, तो उस तरह से देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कास्टिंग अ वाइडर नेट अक्रॉस इंडियन ओशन। तो इसमें स्पेशली आपके इंडियन ओशन रीजन को लेके हमारा क्या आपके जियो स्ट्रैटेजिक मूवमेंट है। ओके, टू ताकि हम क्या कर सके, जो इंडियन ओशन रीजन है उसको हमारा खुद का बैकयार्ड बना के रख सके और हम इसमें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह काम करें इंडियन ओशन रीजन में। ओके, और जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको हम काउंटर करें। तो उसके लिए डिफरेंट समय पे डिफरेंट इनिशिएटिव्स ली गई है। तो इसमें अभी ये जो आर्टिकल है इसमें स्पेशली जो सागर इनिशिएटिव है जिसको 2015 में लिया गया था, आपके मॉरिशस की जो राजधानी है पोर्ट लुइस उसमें, तो उसके बारे में मेंशन किया गया है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इसमें कोर विजन क्या है कि इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहेगा, ताकि इंडियन ओशन रीजन में वो चाहे आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी हो, डिज़ास्टर में रेस्पॉन्स करना हो, रीजनल पार्टनरशिप हो, उसमें इंडिया सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, मतलब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह काम करेगा। तो इसी विजन को फर्दर इन्हांस करते हुए, ओके, अगेन पोर्ट लुइस में ही, तो हाल ही में मॉरिशस विजिट किया था हमारे पीएम साहब ने, तो वहाँ पे आपका इस सागर का ही बेटर वर्जन लाया है, महासागर।
म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। तो ये अभी सागर के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, प्री में और मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में। तो आने वाले समय में क्या है, महासागर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें एक्सपेंड सागर इनटू पैन रीजनल डॉक्ट्रिन। तो इसमें म्यूचुअल हॉलिस्टिक इंक्लूसिव जियोपॉलिटिकली असर्टिव इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी लिया गया है। तो अभी ये चीज़ें क्या है, मेंस एज वेल एज प्री के लिए काम में आएंगी। प्री में ये चीज़ें पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी इंडियन ओशन रीजन में हमें अपना जो एक डोमिनेंस है वो बनाए रखना है, और चाइना का जो डोमिनेंस है उसको काउंटर करना है। और जितने भी डोमिनेंस बनाना नेगेटिव सेंस में नहीं, हमारे इंडियन ओशन रीजन में जितने भी नेशन हैं उनके साथ हम बेटर कनेक्टिविटी रख सकें, बेटर ग्रोथ ला सकें, म्यूचुअल बेनिफिट ला सकें, उसमें हम ध्यान देते हैं। चाइना की तरह एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसीज़ है उसके काउंटर में ये पॉलिसीज़ है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी जो क्वाड स्ट्रैटेजी है, फिर बीम स्टेक है, इनको भी आप मेंशन कर सकते हैं पैरेलली। ओके, तो जब मेंस में क्वेश्चन आएगा, अगर सीधा सीधा ये स्कीम ही पूछ लिया जाता है, इनिशिएटिव भी पूछ लिया जाता है, तो इसके ऊपर लिखना है, और आप वे फॉरवर्ड में बाकी चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, बाकी क्या सुविधाएं होंगी वो देखना ज़रूरी रहेगा। और अभी हाल फिलहाल में इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशन है उसमें भी कुछ दरार आप देख सकते हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश का रुख है वो चाइना की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। ओके, और ये थोड़ा सा नेचुरल भी है, क्योंकि जो हसीना जी की जो रेजिम है वो हमेशा ही इंडिया के फेवर में रहती है, और जो खालिदा जिया की जो पार्टी है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो हमारे अगेंस्ट में ही रहती है। ओके, तो ये क्या है, एक आपका पॉलिटिकल पार्टी का जो डायनामिक होता है उससे आप समझ सकते हैं। ओके, चाहे आप मालदीव्स के साथ देखें या फिर नेपाल के साथ देखें। ओके, तो पार्टी ओरिएंटेड भी होता है जो पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि आइडियोलॉजीज डिफ़र करती है, तो उस हिसाब से रिलेशन भी डिफ़र करता है। तो अभी हाल ही में जो रूल चल रहा है बांग्लादेश में, वो ज़्यादा प्रो इंडिया नहीं है, वो प्रो चाइनीज़ है। ओके, तो उससे क्या है, इंडिया का जो रिलेशन है विथ बांग्लादेश, वो पहले की तरह खास नहीं है। तो हाल ही में अभी रिसेंटली, ओके, तो बांग्लादेश का जो हमारा ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते थे बांग्लादेश को, उसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी में क्या होता है, जो भी चीज़ें बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होनी होती है डिफरेंट रीजन से, वो पहले आपके इंडियन पोर्ट्स में पहले उसका वो उतरती है, फिर इंडियन एयरपोर्ट्स में वो उतरती है, फिर उधर से होके बांग्लादेश जाती है। तो उसके लिए अभी इंडिया ने कहा कि हमारा खुद का ही बहुत ज़्यादा कंजेशन है, सामान बहुत है, तो हम इसको अभी आपके लिए विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन ये सीधा वजह ये बताया गया है, लेकिन जो हिडन रीज़न है वो तो है कि जो चाइना के साथ प्रॉक्सिमिटी है। ओके, और जो चाइना के साथ मिलके जो हमें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है बाय बांग्लादेश, तो वो चीज़ें हमारे सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। तो उस लिहाज से इन चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो चलिए, बाकी इसमें जो भी क्वाड की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी इसमें मेंशन किया गया है। ओके, इससे भी आप क्या है, मेंस में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें इंडियाज इवॉल्विंग इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी एज एम्बोडिड इन दी महासागर फॉर्मुलेशन सिग्निफाइज अ शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव डिप्लोमेसी टू प्रोएक्टिव लीडरशिप। तो हम रिएक्टिव डिप्लोमेसी की जगह कैसे प्रोएक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसमें सागर महासागर सभी विजन को आपको दिखाना ज़रूरी रहेगा। और इसी के साथ हम कैसे जो आपका एक बैलेंस रिलेशन बना रहे हैं विथ यूएसए, रशिया, ईयू, ग्लोबल साउथ, वो भी समझना ज़रूरी रहेगा। तो सभी चीज़ों को क्या है, आपको संजो के देखना ज़रूरी होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें और एक पॉइंट प्रीलिम्स में बन सकता है, कहीं पे शायद मेंशन किया हुआ है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, मैं उस पॉइंट को मिस कर रहा हूँ अभी। तो हाल ही में चाइना और बांग्लादेश दोनों ने मिलके एक आपके सेकेंड वर्ल्ड वार के समय का एक आपका एयर बेस है बांग्लादेश में, उसको अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कुछ रिनोवेट किया, ऐसा कुछ न्यूज़ आया था।
तो उसको शायद इसमें कहीं मेंशन किया गया है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसको पूछा जा सकता है उस एयरबेस के बारे में। ओके, तो उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो व्हाट अ पोस्ट असाद सीरिया मीन्स फॉर चाइना। तो हाल ही में क्या हुआ, बशर अल असाद का जो आपका रजीम था सीरिया में, उसको हटा दिया गया और नया रजीम आया। तो इससे अभी क्या है, चाइना के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, और जो बशर अल असाद को हटा देने के बाद चाइना की जो एक रिलेशन रहा है सीरिया के साथ, क्योंकि चाइना हमेशा बशर अल असाद को सपोर्ट करता था, उनके रजीम को सपोर्ट करता था। तो अभी चाइना का जो रिलेशन है विथ आपका सीरिया, उसमें एक वैकम आ गया है, क्योंकि जो नया रेजिम है वो चाइना के साथ अभी इतना ज़्यादा घुल मिल नहीं रहा है। तो उससे क्या है, जो आपके चाइना में जो सिंजियांग प्रोविंस है, चाइना का एक प्रोविंस है सिंजियांग, तो उसमें जो उइगुर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको ये बहुत बार एलिगेशन लगते आया है कि चाइना जो अपने देश में सिंजियांग प्रोविंस में जो उइगुर मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती है, राइट्स को वायलेट करती है। ये मुद्दा बहुत बार न्यूज़ में आ चुका है। तो अभी ये मुद्दा क्या है कि जब सीरिया में रजीम चेंज हुआ है, तो इसमें क्या है, आपके उइगुर जो मुसलमान हैं चाइना में, उसके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन को लेके भी डिफरेंट ग्रुप्स का सर्ज देखा गया है सीरिया में। तो इन फ्यूचर क्या है, आपका ये जो सर्ज है, ये चाइना को आपके दिक्कत में डाल सकता है। तो अभी चाइना इसको कैसे टेकल करेगा, उसको लेके ये पूरा मुद्दा डिस्कस किया गया है इसमें। तो ये सीधा सीधा आपके यूपीएससी में सीधा चाइना और सीरिया का रिलेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन कहीं अगर पासिंग रेफरेंस में कोई ऐसा कुछ बनता है तो उसमें आप ये इन चीज़ों का मेंशन कर सकते हैं कि चाइना ऐसे तो बहुत वोकल रहता है जम्मू कश्मीर में जो पॉपुलेशन है उनके राइट्स को लेके, इंडिया को डिफेम करता है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, लेकिन अपने जो सिंजियांग प्रोविंस में जो उइगुर कम्युनिटी है, उनके राइट्स को लेके वो कभी बोलता नहीं है। तो ये एक मुद्दा आप इसमें देख सकते हैं। ओके, बाकी न्यूज़ में आया, थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा, तो इसीलिए इस आर्टिकल को भी ले लिया गया है। ओके, तो इसको भी एक बार देखना ज़रूरी रहेगा। बाकी सीरियन जो सिविल वॉर है 2011 से ही चल रहा है, तो इसमें जो एक अरब स्प्रिंग जो मूवमेंट चालू हुआ था टूनिशिया से, तो आप अगर देखें वेस्ट एशियन रीजन में जितने भी नेशन हैं, उसमें लगभग क्या है, आपके थोड़े डिक्टेटोरियल नेचर के गवर्नमेंट रूल करते आ रहे हैं, जो क्या करते हैं, पॉपुलेशन सेंट्रिक पॉलिसी नहीं लेते हैं, जिसके वजह से पॉपुलेशन का जो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है वो वायलेट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, एजुकेशन सही नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है। तो इसके वजह से क्या है, लोगों के राइट्स वायलेट होते रहते हैं। तो इसीलिए क्या है, आपके टूनिशिया में ये जो अरब स्प्रिंग है ये स्टार्ट हुआ था कि डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी वेस्ट एशियन नेशन है उधर। तो टूनिशिया से जब चालू हुआ था ये, तो अलग अलग रीजन में भी ये स्प्रेड हो गया था इंक्लूडिंग सीरिया। और उसी के बाद क्या है, सीरिया में लगातार बशर अल असाद के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, और ये जो सीरिया रीजन है ये पूरा एक वार जोन बन चुका था, स्पेशली वेस्टर्न नेशन और आपके इधर रशिया और चाइना के बीच। ओके, तो ये सभी चीज़ें थोड़ी समझनी ज़रूरी हो जाती है फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। तो आपको क्या है, वेस्ट एशिया का पॉलिटिक्स का डायनामिक्स आपको समझ में आ जाएगा इससे। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट मिसिंग द टारगेट, डिस्पाइट मिसिंग द ग्रोथ टारगेट द इकोनॉमी रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो हमारा जो ग्रोथ का टारगेट है वो हम मिस करते जा रहे हैं, कि जितना ग्रोथ हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, बट स्टिल जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो अगर आप देखिए कि ग्लोबल लेवल में जो डिफरेंट नेशन है उनका ग्रोथ रेट लगभग 3-4% के अंदर है, बट इंडिया, आप वो चाहे आईएमएफ का रिपोर्ट हो या फिर वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो, उसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया का ग्रोथ रेट लगभग 6% से ज़्यादा है। तो हम बहुत सारे टारगेट अभी मिस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हो, एग्रीकल्चर में हो, लेकिन
अगर देखा जाए जो हमारी इकोनॉमी है वो अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है आपका, हमारा कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। और एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो डिमांड क्या है, रहता ही है मार्केट में हमेशा। और उसके उपरांत भी अभी अगर देखें आप, जो हमारे देश का सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है, वो भी 2 to 6% के अंदर जो रहना चाहिए वो अभी कंट्रोल में है। तो इसमें यही सी भी चीज़ें दर्शाई गई हैं कि आने वाले समय पे हम ग्रोथ देख सकते हैं। बाकी और जो ग्लोबल हीट विंड्स हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लेड प्रोटेक्शनिज्म, इसके वजह से क्या है आपका, जो कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, लिक्विडिटी जो है स्क्वीज़ हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है, जो ऑलरेडी हम लगातार न्यूज़ में कवर करते आ रहे हैं। तो इनको क्या करना है, बस आपको ऊपर ऊपर से पढ़ के समझ के चले जाना है, ताकि कोई भी इन जनरल नेचर का क्वेश्चन बने तो उसमें आप आंसर कर सकें। ओके ओके, तो बाकी हमें क्या पॉलिसी लेनी है। शॉर्ट टर्म में हमें कंजम्पशन को बूस्ट कराना है, लिक्विडिटी को मैनेज करना है बाय आरबीआई। ओके, बाय इजी मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई ऑलरेडी कर रही है। ओके, फॉर सेकेंड टाइम जो रेपो रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट से घटाया है, तो टोटल अभी 50 बेसिस पॉइंट घट चुका है। ओके, और ये संभावनाएं भी जताई जा रही है कि आने वाले समय पे इसको और आपका 100 बेसिस पॉइंट तक घटाया जा सकता है। ठीक है, तो बाकी एक्सपोर्ट एश्योरेंस, फिर मिड टर्म में हम लेबर मार्केट को रिफॉर्म कर सकते हैं, स्किलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं लेबर का। ओके, तो फिर जो माइक्रो एंटरप्राइज है उनका क्रेडिट बूस्ट करना ज़रूरी है, जैसे एमएसएमई, उनको मुद्रा लोन देना है, क्योंकि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है वो लगभग आपके जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उसका 45% एक्सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर से ही आता है। और जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 40% मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एमएसएमई, तो इसीलिए ज़रूरी है। फिर रूरल अर्बन इंटीग्रेशन करना ज़रूरी है। ओके, उसके लिए आपके जो लॉजिस्टिक्स है, एग्री लॉजिस्टिक्स है, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको डेवलप करना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म में हम ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पुश कर सकते हैं, ताकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें आपका रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए मैन्युफैक्चर हो। ओके, तो बाकी आपका बिल्ड रेजिलिएंट ट्रेड आर्किटेक्चर, तो जो ट्रेड का आर्किटेक्चर है उसको हमें रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा, ताकि हम डोमेस्टिक कैपिटलिस्ट को भी इन्वेस्टमेंट उनसे भी हासिल कर सके और फॉरेन जो एफडीआई है उसको भी अचीव कर सके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट अननेसेसरी चेंज, अमेंडिंग द आरटीआई एक्ट थ्रू द डेटा प्रोटेक्शन बिल इज़ अनवारंटेड। तो अभी क्या हुआ है, जो आपको पता ही है कि जो हमारा आरटीआई एक्ट है 2005 में आया, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करता है कि किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट हर तरह का इंफॉर्मेशन ही हम एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट आपके कुछ जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, जैसे आपके कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का जो आईबी का रॉ का इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और उसका एग्जाम्पशन भी दिखाया गया है सेक्शन 8 में। तो अभी सेक्शन 8 में जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है उसको तो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपका जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 1J है, उसके तहत हम पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है, पर्सनल इन नेचर है, एक व्यक्ति का व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं अनटिल कोई आपका उसमें पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा ना हो। तो ये आपका सेक्शन 8 में मेंशन किया गया है। लेकिन 2023 में जो आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, उसमें क्या किया गया है, आपका जो सेक्शन 44 सब क्लॉज 3 है उसमें आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बारे में कहा गया है। और उसके लिए क्या किया गया है, अभी जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 1J है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिवील करने से मना करता है और पब्लिक इंटरेस्ट में रिवील करने को कहता है, तो वो जो पब्लिक इंटरेस्ट वाला सेक्शन है उसको हटाया जा रहा है। तो इससे अभी क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम पे या फिर प्राइवेसी प्रोटेक्शन के नाम पे आपका क्या किया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाइड तरीके से रखा जा सकता है। तो उससे क्या है, अभी हाल ही में आपने देखा कि एक जो ऑफिसर थी यूपीएससी के द्वारा जो सिलेक्ट की गई थी, वो ऑफिसर ने जो आपका मैनिपुलेटेड या फिर फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स दिया था। तो वैसे चीज़ें हम कैसे अनअर्थ करेंगे, अगर आपका जो पब्लिक इंटरेस्ट का सेक्शन अगर हटा देते हैं आरटीआई सेक्शन 8 सब क्लॉज 1J से, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल जो है वो बात करता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ठीक है, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो पब्लिक इंटरेस्ट का क्लॉज जो है ऑलरेडी है उसको नहीं हटाना है।
वो हटाया जा रहा है अभी किसको सब्सटेंशिएट करने के लिए? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को सब्सटेंशिएट करने के लिए। और आरटीआई का कौन सा एक सेक्शन अमेंड हो गया है या फिर हाँ ये सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 तो इसको अमेंड किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा? आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट होगा ये फर्दर, क्योंकि 2019 में ऑलरेडी आरटीआई एक्ट को थोड़ा बहुत डाइल्यूट कर दिया गया है। जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशन रूल है, उसमें अभी क्या है, एग्जीक्यूटिव का आपके विम के हिसाब से ही होगा, पहले वो फिक्स था। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आरटीआई को आपका डाइल्यूट कर रही है। तो अभी सीधा सीधा क्या है, इसमें आरटीआई के अमेंडमेंट के ज़रिए आरटीआई का कैसे प्रोविजंस का डाइल्यूशन हो रहा है, कैसे ट्रांसपेरेंसी घट सकती है, उसके रिगार्डिंग मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी इन जनरल जो भी इंफॉर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट फेमिनिज्म। ओके, तो फेमिनिज्म क्या है? ये एक आइडियोलॉजी है जो इक्वल राइट्स के बारे में कहती है बिटवीन मैन एंड वेमेन। तो इसमें स्पेशली अभी कौन से इक्वल राइट्स के बारे में मेंशन किया गया है? स्पेशली जो आपके 2023 में जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हुआ था अंडर 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो उसमें अभी क्या है, डिलिमिटेशन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, लेकिन जो वुमेन रिजर्वेशन देनी है उसके बारे में कोई चर्चा देखा नहीं गया है, क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम तभी लागू होगा जब नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगा। तो नेक्स्ट डिलिमिटेशन होना एक लिहाज से इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि जो वुमेन को 33% का रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा में और स्टेट असेंबली में, उसको इंश्योर किया जा सके। तो अभी क्या है, ये जो पूरा मुद्दा है आपके वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। और ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं क्या कि सिर्फ अगर रिजर्वेशन दिया जाएगा 33% का, क्या उससे वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगी? क्योंकि आपके 73rd और 74th अमेंडमेंट में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ में आपके रिजर्वेशन दी गई थी, लेकिन उससे देखा गया कि आपका जो एक पंचायत पति का जो कंसेप्ट है, जो पंचायत पति सिंड्रोम है, वो दिखने को मिला। तो इसीलिए क्या है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साथ ही वुमेन का सोशल एम्पावरमेंट, वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपके ऑटोनोमस तरीके से पॉलिटिकल फील्ड में डिसीजन मेकिंग में खुद का से रख सके। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि सोशल एम्पावरमेंट, फिर आपका सोशल एम्पावरमेंट के अंदर आपका एजुकेशनल एम्पावरमेंट, हेल्थ का एम्पावरमेंट, ओके, वुमेन के अगेंस्ट जो बायसनेस है, जो पेट्रियार्की है, उसको कम करना है, उसको हटाना है, उसको ख़त्म करना है। तो वो सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी रहेगी। और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में जो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, या फिर गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेशन हो, या फिर एमएसएमई में पार्टिसिपेशन हो, उसको इंश्योर करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग जब कमाएंगे ना तभी डिसीजन मेकिंग बेटर कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, ज़रूरी है कि इकोनॉमिकली भी लोग एम्पावर हो, स्पेशली वुमेन एम्पावर हो। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो अभी बाकी इसमें सोशियोलॉजिकल इंसाइट्स भी दिया गया है। तो डिफरेंट क्लास में, डिफरेंट कास्ट में, डिफरेंट आपके रीजन में, डिफरेंट स्टाटा में, डिफरेंट रिलीजन में, लैंग्वेज ग्रुप में वुमेन डिफरेंट तरह की डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। तो उसको ख़त्म करना ज़रूरी है फॉर रियल वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, साइड बाय साइड विथ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ध्यान रखिएगा, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन बनता ही है, और ये बनना ही है। ये ऐसा एक थीम है जिससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, लाइक एनवायरनमेंट जैसे एक थीम है। ओके, जैसे एग्रीकल्चर एक थीम है, तो ये क्या है, श्योर शॉर्ट थीम है जो पूछे जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। सो हाउ इज स्पेस फ्लाइट सेफ्टी एंश्योर्ड? तो जो स्पेस फ्लाइट का सेफ्टी है उसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है? तो क्यों स्पेस फ्लाइट की सेफ्टी के बारे में बात किया जा रहा है? स्पेशली बिकॉज इंडिया का जो गगनयान मिशन है आने वाला, उसमें आपके जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स भ्रमण करेंगे स्पेस को, लो अर्थ ऑर्बिट तक जाएंगे, तो उसमें वो सेफली आपके फ्लाइट को ले सके और सेफली आपके रिटर्न हो। तो उसके लिए क्या है, इसमें डिफरेंट इंसिडेंट्स बताए गए हैं। तो इसमें कहीं डेटा भी दिखाया गया है कि अब तक, ओके, आउट ऑफ 676 जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनमें से 17 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई है ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट।
तो इसीलिए अभी हम एकदम ही नए हैं, हमारा मेडन स्पेस फ्लाइट है ये। तो इसीलिए हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, टोटल 4 को चुना गया है, उनमें से 3 एस्ट्रोनॉट्स आपके अंतरिक्ष भ्रमण में जाने वाले हैं। तो उनका सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो सेफली आपका फ़्लाइट को स्पेस फ़्लाइट ले सके और सेफली रिटर्न हो सके। तो इसमें थोड़ा कुछ बहुत हिस्टोरिकल जो आपके प्रेसिडेंट है, जो बैड एग्जांपल्स है वो दिए गए हैं। तो ये काफ़ी दुखद घटना है कि जो अपोलो 1 का एक्सीडेंट था 1967 में। तो इसमें आपका दिखाया गया कि 67 में जब लॉन्च पैड लॉन्च ही नहीं हुआ था, लॉन्च करने ही वाला था स्पेस फ्लाइट, तभी उसमें आग लग गई और जो 3 एस्ट्रोनॉट्स थे उनका डेथ हो गया। तो देख सकते हैं कि कितना आपका रिस्की है जो स्पेस वेंचर है या जो स्पेस फ्लाइट है। तो इसके बाद इसरो ने क्या काउंटर मेजर्स लिए बाद में, तो उसको भी इसमें दर्शाया गया है। अभी इसरो इसमें क्या काउंटर मेजर ले रहा है, ओके, इन हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट से, उसके बारे में ये मेंशन कर रहा है। तो इसमें आपका जीप लाइन एस्केप सिस्टम लाया गया है, फायर प्रूफ बबल लिफ्ट लाया गया है एट श्री हरिकोटा, ताकि अगर आपके जब लिफ्टिंग के समय किसी कारण से अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको सेफली एवाकुएट किया जा सके। तो अभी इसमें क्या है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ मेंशन की गई है ओवरऑल। तो इतने टेक्निकल हमें नहीं जाना है, ओके। बाकी आपको देखना है कि जो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है, तो अभी आपको ओवरऑल गगनयान मिशन के बारे में पूछा जा सकता है कि कैसे हम सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये एग्जांपल्स जानने ज़रूरी है। और इसरो क्या मेजर्स ले रहा है एट श्रीहरिकोटा, जहाँ से लॉन्च किया जाना है गगनयान को। तो उसके लिए जीप लाइन एस्केप सिस्टम है, तो ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, ओके। फिर फायर प्रूफ बबल लिफ्ट है, फिर आपके क्रू एस्केप सिस्टम। तो ये जो एस्केप सिस्टम है इसमें लगाए जाएंगे। और कैसे आपका हाई अल्टीट्यूड में एस्केप मोटर लगाया गया है कि आपका हाई अल्टीट्यूड में जाने के बाद भी अगर कुछ खराबी आती है तो उससे क्या है, एस्केप किया जा सकता है। लो एल्टीट्यूड में भी नीचे हाइट में भी आपके लो एल्टीट्यूड में भी एस्केप मोटर लगाए गए हैं। तो जब ज़रूरत होगी तब एस्केप किया जा सकता है। तो इसमें बाकी जो लॉन्च अबॉर्ट मोड्स भी डेवलप किए गए हैं कि पैड अबॉर्ट, तो जब पैड में रहेगा उसी समय क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो अबॉर्ट किया जा सकता है और सेफली एस्केप किया जा सकता है बाय दिस एस्केप मैकेनिज्म्स, ओके। लो एल्टीट्यूड में भी, हाई एल्टीट्यूड में भी, एज वेल एज जो पैड है, लॉन्च पैड, उसमें भी आपका मिशन को अबॉर्ट करके एस्केप करवाया जा सकता है। तो इसमें देख सकते हैं पैड अबॉर्ट, लो एल्टीट्यूड अबॉर्ट, हाई एल्टीट्यूड अबॉर्ट, ओके। तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी रहेंगी। तो इसमें बाकी आपके पुराने 1983 के और 2002 के जो जब इंजन फेलियर हो गया था, उसके बाद कैसे जो क्रू मेंबर्स थे उनको बचाया गया था। तो इसमें जैसे ये एक दुखद घटना है, उसी तरह से यहाँ पे सक्सेस की घटनाएं भी दिखाई गई है कि एक्सीडेंट के बाद कैसे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है। तो इसमें ओवरऑल मिशन को सक्सेस पाने के लिए उसमें क्या इसरो मेजर्स ले रहा है, सीख ले रहा है हिस्ट्री से, वो इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ गवर्नमेंटलिटी एक्जोरोबेट्स द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर स्टबल बर्निंग। तो ये जो आपका गवर्नमेंटलिटी है, ये जो टर्म है इसको कॉइन किया गया था बाय माइकल फूको साहब। तो जो माइकल फूको साहब है ये एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है। तो इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, जो पॉपुलेशन है उनको गवर्न करने के लिए दो तरह के आर्ट का इस्तेमाल कर सकती है, एक तो कोवर्शन का और एक इंसेंटिव का। तो लोगों को जब हम कोर्स करेंगे किसी काम के लिए, उनको मजबूर करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, ऑफेंडेड हो जाते हैं, जो पॉपुलेशन है वो ऑफेंडेड हो जाती है। लेकिन अगर प्यार से हम समझाएं और इंसेंटिवाइज करें तो लोग क्या है, समझने भी लगते हैं और जो रूल है उसको अवॉइड करते हैं। तो इसीलिए अभी इसमें क्या है, जो आपका स्टबल बर्निंग का जो प्रॉब्लम है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, जिसके वजह से क्या है दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ है, जैसे एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो गवर्नमेंट अभी क्या करती है, लगभग 23 क्रॉप में, ऐसे तो 22 क्रॉप है और बाकी शुगर में आपके फेयर कुछ रेमोनरेटिव प्राइस एफआरपी देती है।
ओके, तो बाकी 22 क्रॉप में जब एमएसपी देती है वो फार्मर्स के लिए एक इंसेंटिव की तरह काम करता है। तो इसीलिए क्या करती है फार्मर्स जब खरीफ क्रॉप को उगाती है और बाई आपके अक्टूबर नवंबर तक उसका हार्वेस्टिंग होता है, उसके बाद क्या करते हैं वो रबी क्रॉप के लिए, ओके, जो विंटर में उगाया जाता है उसके लिए क्या करती है, जो पूरा स्टबल है उनको काटने के बजाय उनको जला देती है। और इसकी वजह से क्या है, आपका जो पोल्यूशन है दिल्ली में बढ़ता है। तो इसमें ये कहा गया है कि किस तरह से जो एमएसपी का एक मॉनिटरी इंसेंटिव है, इसकी वजह से आपके स्टबल बर्निंग का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो इसे अभी क्या करना है, ये जो इनिशिएटिव है ये सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन इसके वजह से क्या है, आपका एक प्रॉब्लम देखा गया है स्टबल बर्निंग का। तो इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, अदर तरह के इंसेंटिव दे सकती है। तो ये इंसेंटिव ठीक है, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करती है। ओके, फार्मर्स को अर्ली डिसीजन लेने में मदद करती है कि कौन सा क्रॉप उगाएं। लेकिन अभी ज़रूरी ये है कि और भी डिफरेंट इंसेंटिव दिए जाएं ताकि फार्मर्स क्या ना करें, क्रॉप जो रेसिड्यू है उसको बर्न ना करें। तो उसके लिए अभी डिफरेंट कौन कौन से इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, जैसे आपके इसमें मेंशन किया गया है कहीं, जैसे मार्केट, ओके, कार्बन क्रेडिट सिस्टम बना सकती है कि अगर जितना पोल्यूशन कम करे, जो ग्रीन कार्बन क्रेडिट का जो मैकेनिज्म लाया गया था अंडर लाइफ, तो वैसे इंसेंटिव्स को दे सकती है जैसे एमएसपी को दे रही है। तो एमएसपी के वजह से हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ा, हम जो फूड प्रोडक्ट में सेल्फ रिलायंट बन गए, तो वो अच्छा आउटकम था। लेकिन उसके वजह से क्या है, मोनोक्रॉपिंग होने लगा मल्टी क्रॉपिंग की जगह। जो लैंड का आपका क्वालिटी है वो डिग्रेड होने लगा, सॉइल सेलेनाइज होने लगी, ग्राउंड वाटर टेबल ख़त्म होने लगा है। तो इसीलिए अभी क्या करना है, दूसरा तरह से मैकेनिज्म लेना ज़रूरी है गवर्नमेंट को, अलग इंसेंटिव्स देने ज़रूरी है ताकि फार्मर्स क्या ना करें, जो क्रॉप है उसको बिना जलाए। जैसे हैप्पी सीडर हो गया, हैप्पी सीडर के ज़रिए क्या किया जा सकता है, आपको स्टबल के सही थी, स्टबल को कटिंग करके मिट्टी में ही मिला के उसमें सीडिंग किया जा सकता है, और उससे जो भी स्टबल है, जो अवशेष रह जाता है खेती का, वो आपके मैन्योर की तरह काम करेंगी। तो वैसे कुछ इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। ओके, प्लस आपके जो स्टबल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बनाए जा सकते हैं जिसमें स्टबल का इस्तेमाल करके आपके डिफरेंट चीज़ें बनाई जा सकती है, जैसे ईंटे भट्टे में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो उससे क्या है, एक जो सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो भी आप देख सकते हैं कि एग्रो वेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करना ज़रूरी है ताकि फार्म वेस्ट को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। तो इसके लिए अभी गवर्नमेंट को क्या करना है, इंसेंटिव देना ज़रूरी है। सिर्फ अगर हम पनिशमेंट देंगे अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या फिर एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत, तो उससे क्या होगा, लोग चीज़ों को नहीं मानेंगे। ओके, तो वही, और इधर क्या है, जो पूरा फार्मिंग का मुद्दा है वो एक पॉलिटिकल इशू भी है। तो इसीलिए इसमें यही सभी चीज़ें मेंशन की गई है कि और अलग तरह का इंसेंटिव देना ज़रूरी है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अभी सीख कर रहा है कि जो द्वारका नगरी है गुजरात के वेस्टर्न कोस्ट में, जिसको कृष्ण भगवान का नेटिव प्लेस बताया जाता है, तो उस जगह में अभी वेस्टर्न गुजरात की जो कोस्ट है उसके पानी के अंदर, मतलब आपके जो अरेबियन सी का एरिया है उसके अंदर बहुत सारी जो पुरानी जो आर्टिफैक्ट है वो होने की संभावना जताई गई है। और ऑलरेडी 2005-7 में भी आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डीप एक्सप्लोरेशन किया जा चुका है ताकि डिफरेंट डिफरेंट जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है उससे हमारा हिस्ट्री को पता लगाया जा सके। तो अभी इसीलिए क्या है, ये पूरा आर्टिकल अगेन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी सेडिमेंट और मैराइन डिपॉजिट है उसको एनालिसिस किया जाना है, उसमें रेडियो कार्बन डेटिंग के तहत जो भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन मिलती है उसमें आपकी कब की है वो, ओके, उसका डेट पता लगाया जा सकता है रेडियो कार्बन डेटिंग के तहत। तो अभी रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है, ऐसे चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। और ओवरऑल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ये कब फॉर्म हुआ था, ये ऑलरेडी लास्ट ईयर एपीएससी में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये सभी जानना ज़रूरी है। ओके, ओके, तो ये सभी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा इससे। ओके,
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है प्रोटेक्शनिज्म लीड्स नोवेयर सेज जी जिनपिंग। तो जी जिनपिंग साहब जो है चाइना के प्रीमियर, तो हाल ही में वो साउथ ईस्ट एशिया के टूर में हैं और डिफरेंट नेशन को विज़िट कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के। और उन्होंने ये मेंशन किया है कि जो प्रोटेक्शनिज्म का पॉलिसी है बाय यूएसए, ये हमें कहीं नहीं लेके जाने वाला है, हम सभी के लिए ये नुकसानदायक रहेगा। वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें अभी इसमें मुद्दा क्या है कि जो चाइना है वो साउथ ईस्ट एशिया के जो डिफरेंट नेशन हैं उनके साथ जो अपना रिलेशन है वो ठीक करना चाह रहा है क्या? ऑलरेडी ठीक ही है। जैसे फिलीपींस के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी वियतनाम हो, मलेशिया हो, कंबोडिया हो, इनके साथ रिलेशन अच्छा है। इवन आपका ट्रेड रिलेटेड रिलेशन भी देखिए, मलेशिया के साथ 100 बिलियन चाइनीज़ इंपोर्ट होता है। फिर आप अगर वियतनाम के साथ देखें तो 161 मिलियन बिलियन का, ओके नॉट मिलियन, हाँ बिलियन का। तो इससे क्या है, चाइना का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑलरेडी है साउथ ईस्ट एशियन नेशन में। तो अभी इसमें इंडिया का आपको साइड देखना ज़रूरी है। क्यों देखना ज़रूरी है? क्योंकि इंडिया के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो। सीधा चाइना और साउथ ईस्ट एशिया का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इंडिया का एंगल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इन जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इनके साथ हम कैसे अपना जो रिलेशन है वो पैरेलली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वो चाहे आपका कल्चर में हो या फिर आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशन हो। जैसे फिलीपींस के साथ हाल ही में मिलिट्री रिलेशन अच्छे हुए हैं, और इन देशों के साथ हमारा कल्चरल रिलेशन भी अच्छा है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे जो रीजन है वो प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट है। और जो बुद्धिज़्म है वो हमारे यहाँ से आपका एक्सपैंड हुआ है डिफरेंट रीजन में, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। तो उससे हम एक कल्चरल रिलेशन बना सकते हैं। और फर्दर हम जो हमारा जो इकोनॉमिक टाई है उसको भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं थ्रू एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड थ्रू डिफरेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लाइक करादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, एज वेल एज जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है। तो हाल ही में जो बीम्सटेक का समिट हुआ थाईलैंड में, तो उससे हम क्या है जो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया है उसको जोड़ के देख सकते हैं, ताकि हम चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात करता है अबाउट इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो जो डिवाइडेड वर्ल्ड है उसमें इंडिया क्या कर रहा है कि किसी एक पार्टी का साइड नहीं ले रहा है, और हम एक लिमिनल रोल प्ले कर रहे हैं। लिमिनल रोल मतलब हम किसी का साइड में नहीं झुके हुए हैं, किसी का साइड हम टिल्ट नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना के साथ हमारा बहुत सारा मिसट्रस्ट है, हम चाइना को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं आफ्टर 1962 वॉर। फिर भी हम क्या है, चाइना के साथ भी इकोनॉमिक रिलेशन बनाए हुए हैं, और जो वेस्टर्न पावर्स है जो चाइना को अपोज करती है, रशिया को अपोज करती है, उनके साथ भी हम रिलेशन बनाए हुए हैं। और प्लस हम जो ग्लोबल साउथ है उसमें भी हम लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हैं। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि इंडिया कैसे नॉन अलाइनमेंट जो एक मोमेंट था हमारा आफ्टर ड्यूरिंग कोल्ड वार, और जब कोल्ड वार ख़त्म हो गया उसके बाद हम आज के समय पे कैसे मल्टी अलाइंड पॉलिसी ले रहे हैं कि डिफरेंट नेशन के साथ हम अलाइन कर रहे हैं, हम किसी का साइड नहीं ले रहे हैं। तो जैसे S-400 मिसाइल खरीदना हो रशिया से, डिस्पाइट जो काटसा का रिस्क था, ओके फिर क्वाड में भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इधर एससीओ से भी हम चाइना के साथ जुड़ रहे हैं, ब्रिक्स के तहत चाइना से जुड़ रहे हैं, G20 के तहत हम मेजर जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि इंडिया क्या कर रहा है, इनडिसाइसिव नहीं है। ओके, बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि इनडिसाइसिव है, लेकिन ये इनडिसाइसिवनेस नहीं है। हम इसको पूरे सोच और सूझबूझ के तहत हम पूरे वर्ल्ड के साथ एक बेटर रिलेशन बना रहे हैं, क्योंकि हमें एक ग्रेट पावर बनना है, डोमिनेंट पावर नहीं बनना है। डोमिनेंट पावर हो गया कि दूसरों के ऊपर हम फोर्स इस्तेमाल करके उनको दमन करना चाहते हैं, वो हो गया हार्ड पावर। लेकिन इंडिया बनना चाहता है ग्रेट पावर, कि ग्रेट पावर बनना है हमें, सब देशों से रिलेशन बेटर रखना ज़रूरी रहेगा अगर एक आपका ग्लोबल लेवल में एक अच्छा नेशन बनना है तो।
ग्लोबल पोजीशन होल्ड करनी है तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें आप आर्टिकल जो 51 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, उसको भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कहा ही गया है कि हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन में हम ध्यान देंगे, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे, हर देश का हम सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, तो उस लिहाज से हम अपना रिलेशन को मेंटेन करते हैं। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। तो मैंने कोशिश की कि आपको चीज़ों को ओवरऑल एक ओवरव्यू दे सकूं। ओके, पूरा आर्टिकल समझाना मेरा उद्देश्य नहीं था, ये आप खुद भी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। बाकी क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उसको लेके हम ये डिस्कशन करते हैं। बाकी जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है, आप उससे कलेक्ट करके इसको पढ़ लीजिएगा। फर्दर कोई डाउट होता है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट हमें हमारे समक्ष रख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए अलविदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे।